नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आइए देख लेते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ लेना चाहिए था। बहुत मशक्कत के बाद ये सेशन कर पा रहे क्योंकि शायद टेक्निकल एरर कुछ हो गया और ये आवाज नहीं जा रही थी ठीक से। कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से करते हैं। बढ़िया सेशन है और अच्छी चीजें हैं। कहा जाता है असनहंता विनशंति। अगर आप अपनों के साथ नहीं है तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए, अपने लोगों को अपने साथ रखिए। और ये रैंकर्स आप जो यहाँ देख रहे हैं, दे हैड सम फीचर्स, दे हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आप में भी वही चाहिए। आपकी फोटो हमें चाहिए अब यहाँ पे, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। Unacademy tries to give you a lot of solutions for the questions that you have. तो भले हैंड आउट हो, करंट अफेयर्स हो, रिवीजन हो, फुल सिलेबस कवरेज हो, सब यहाँ मिलता है। वेरी गुड ऑफर दैट इज रनिंग राइट नाउ इज 29,919 में आपको 15 मंथ्स का कोर्स मिलेगा। 15 मंथ्स का कोर्स मिलेगा और ये आप ले सकते हैं वेब पे ऐप पे भी जाकर। 15 महीने का आप सिलेक्ट करिए, वहां जो भी प्राइस लगेगा उसमें आप CMC कोड लगाएंगे और आपको तुरंत दिखेगा कि वी आर ओनली गेटिंग इट इन 29,999। अगर आप बैचेस की बात करें तो हमारे पास May 31 से और May 30 से दो बैच चालू हो रहे हैं। 31 से आरंभ बैच हो रहा है, 30 से हो रहा है ट्रायम्फ बैच चालू। तो आप ये भी देख सकते हैं। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक है, काफी दुखद है। डिजास्टर और मैनेजमेंट का टॉपिक है, 7 बेबीज किल्ड इन दिल्ली हॉस्पिटल फायर। हमने आपको कल भी बताया था कि भारत में फायर सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा इशू बना हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफी कुछ बोला था कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। बट देयर आर हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस जो इन शायद रूल्स को फॉलो नहीं करते, और वो रूल्स को फॉलो कर नहीं रहे हैं, मॉनिटरिंग भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं आग लग जा रही है जिसमें कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मर भी जा रहे हैं। तो अब एक समय आ चुका है कि हमारे पास एक नेशनल फायर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है और हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं विल बी ट्रबल्ड सून। तो नेशनल फायर पॉलिसी इज अ नीड ऑफ द आवर वेर इन वी कैन हैव फ्यू डेडिकेटेड ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज जो कि इसकी करेगी। पर आप देखेंगे स्टेट लेवल पे आपके पास फायर का डिपार्टमेंट होता है, पर वो डिपार्टमेंट फिलहाल देखेंगे तो एक यूनिफाइड पॉलिसी के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। मे बी नॉट इवन ट्राइंग टू वर्क। तो हमें कोशिश करनी है कि एक फायर पॉलिसी लेकर आना है जिसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो एक दुखद खबर है जो दिल्ली से आई। द नेक्स्ट न्यूज दैट आई वांटेड टू रीड इज जियोफिजिकल फिनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये जियोफिजिकल फिनोमेना का। रीमल, रिमल या रिमाल मेक्स लैंडफॉल, 1 लाख इवैक्यूएटेड इन बंगाल। अब आपको बता दें, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो कि सागर आइलैंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच में ये लैंडफॉल किया रात में 9:15-10 बजे के आसपास। और कम से कम इसमें तो बंगाल में तो 1 लाख लिखा है, पर बांग्लादेश में लगभग टोटल मिला दे नंबर तो मिलियन, 1 मिलियन लोगों को कहीं ना कहीं वहां से हटाना पड़ा टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अब आप देखेंगे हमारे पास ये पूरा कोस्टल एरिया अगर आप देखें भारत का, दिस इज ऑल प्रोन टू साइक्लोन्स। और हमारे पास दो मेजर साइक्लोन के जोन्स बनते हैं, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन बनता है, उसका जो फिलहाल का फीचर चल रहा है वो ये है कि इट रिक्वायर्स गुड टेम्परेचर टू बिल्ड अप। तो मेरे जो भी बे ऑफ बंगाल का वर्सेस अरेबियन से अगर हम कंपेयर करें तो आपको नॉर्मली पता है बे ऑफ बंगाल इज वार्मर। दूसरा अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे मेरे पास वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा ही होगी। तीसरा, मेरे पास यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर अगर बन जाए, लो प्रेशर सेंटर का मतलब या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए तो लो प्रेशर सेंटर बनेगा, जिसके कारण ये तुरंत आपका साइक्लोन बन सकता है। आप देख सकते हैं साइक्लोन घूमता हुआ आ रहा था और ये घूमता हुआ इस एरिया में जाके फॉल करने वाला था रात में, और ये हुआ भी फॉल। तो मिलियन ऑफ लोगों को वहां से हटा दिया गया। हालांकि ये साइक्लोन भले इतनी एरिया में आ रहा होगा, पर ये पूरा वेदर को मॉडिफाई कर देता है। अच्छा, इसके लिए मुझे एक और चीज चाहिए होती है, वो है मुझे मॉइस्चर कंटेंट जो कि पानी से मिलता ही रहेगा। मुझे विंड शेयर नहीं चाहिए। किसी भी साइक्लोन को बनाने के लिए विंड शेयर मिनिमम होना चाहिए। विंड शेयर क्या होता है? मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक जैसे साइक्लोन ऐसा बना हुआ है नीचे से ऊपर तक का, तो यहाँ पे भी विंड चल रही होगी, यहाँ पे भी चल रही होगी। दोनों की स्पीड बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो यहाँ का अगर बहुत फास्ट हो गया मान लीजिए और यहाँ का अगर स्लो है, तो विंड शेयर के कारण ऊपर का सिस्टम टूट के अलग हो जाएगा। सो विंड शेयर डज नॉट सपोर्ट साइक्लोन फॉर्मेशन। और ये साइक्लोन रीमल है जो आकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास लैंडफॉल किया। मिलियंस ऑफ लोगों को वहां से हटाना भी पड़ा है। कुछ चीजें हम आपको और यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो ये रेमल का आप नाम अगर देखेंगे तो देखिए रेमल यहाँ लिखा हुआ है। तो आखिर ये रेमल यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ओमान ने दिया हुआ है नाम। ओमान ने यास, रेमल, सेल, नसीम, मुज्न, सदीम दे रखा है।
अब आपको बता दें नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। हमारा पूरा जो इंडियन ओशन का जितने भी यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये लोग सब लोग अपना अपना नाम देते हैं। जैसे भारत ने दिया है गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम और झर। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ये पूरा आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कंट्रीज का नाम लगता है। और हर बार इनसे क्या होता है, हर साल हम लोग क्या करते हैं कि इनसे नया नाम मांगते हैं। तो जैसे निसर्ग, बिपरजॉय, अर्नब, उपकूल, बरसोम और रजनी, ये बांग्लादेश ने दिया, तो इसके सामने हमने पूरा इसका लिख दिया। फिर इंडिया के सामने इंडिया का लिख दिया। अब हम लोग ऐसे चलते हैं। अब जैसे मिचोंग अभी आया था, फिर रेमल आया, अब हम नीचे ऐसे चलते रहेंगे। रिगार्डलेस ऑफ कहाँ रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर मोन्था कोई भी इस पूरे इंडियन ओशन में, भले अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल हो, अगर वहां पे कोई भी अब साइक्लोन आएगा तो उसका नाम मोन्था हो सकता है। भले ही वो थाईलैंड के आसपास आए या अरेबियन सी के आसपास है। फिर अगला नाम सेन्यार का आएगा। तो ये ऐसे चलता रहता है। फिर दितवा तक आ गया, फिर ऊपर जाएगा। फिर अर्नब, मुरासू, अकवान, कानी, नागमन, ऐसे चलता रहेगा। सो दिस इज लाइक मे बी ऑर्डर, जहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके कंट्रीज का नाम लिखा रहता है, और उस ऑर्डर में जो आप देख रहे हैं, ये लोग जो नाम देते हैं, वो सामने सामने लोग ऐसा लिख देते हैं। और ये पूरा जिगजैग चलता रहेगा, पहले ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, ऐसा चलता रहेगा। सो दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन दैट इज यूज्ड एनीवेयर। और हमारा इंडियन ओशन में जितने ये मेट्रोलॉजिकल जो वेदर फोरकास्टिंग या वेदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सबके इनका एक बेसिन बना हुआ है। इस बेसिन में जितने ये एजेंसीज हैं, ये अपना अपना नाम देते रहते हैं। फिलहाल रेमल है, जो कि ओमान ने नाम दिया है। डू रिमेम्बर, ये भले ही आपका बांग्लादेश के आसपास आ रहा है, पर इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है ओमान ने। ओमान ने इसका नाम दिया है। ओमान कहाँ है? अरेबियन सी। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा गल्फ ऑफ ओमान, उधर ओमान ने आपको इसका नाम दिया। तो साइक्लोन के आने से खैर अभी तो बहुत रेड अलर्ट हुआ, लोगों को हटा दिया गया। एक समय ऐसा था कि हमें फोरकास्टिंग पता नहीं चलती थी, तो बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती थी। पर फिलहाल हम लोग ने इस सिचुएशन में बहुत हद तक, कि लोगों का जान ना जाए, ऐसी कोई हानि ना हो, हमने बहुत हद तक कोशिश की है इसको सही रखने की। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन रेमाल के बारे में। आइए अगले टॉपिक पे आपको लेकर चलते हैं, और अगला थीम है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जिम्बाब्वे मिक्सेस चार्म विद फोर्स टू शोर अप वर्ल्ड्स न्यूएस्ट करेंसी। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी का एक दौर है, और इकोनॉमिक पॉलिसी के दौर में हमें समझना पड़ेगा कि आखिर करेंसी कोई कितनी बार बदलता है और कितनी फेल होने की संभावना रहती है। तो आप जिम्बाब्वे पे मत जाइए, हम आपको इकोनॉमिक पॉलिसी पे, करेंसी पे बात करेंगे। वैसे अगर आपको बता दें, किसी भी करेंसी का कोई पब्लिसिटी करने का जरूरत नहीं होता है, पर जिम्बाब्वे का ये सिक्स्थ नेशनल करेंसी है 15 साल में। मतलब पिछले 15 साल में छठी बार इसने अपना करेंसी चेंज कर दिया। भाई, भारत में रुपया तब से चल रहा है, आज भी चल रहा है, पर जिम्बाब्वे ने पिछले 15 साल में 6 बार अपनी नेशनल करेंसी बदल दी। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ये कोशिश कर रहा है। देखिए, ये पूरा जिम्बाब्वे आपका जो है, ये मनी के पूरे क्राइसिस में चल रहा है, मनी क्राइसिस में चल रहा है। मनी क्राइसिस का बहुत मतलब हो सकता है। पहला मतलब हो सकता है काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो वहां पे, या हाइपर इन्फ्लेशन हो। लोगों का ट्रस्ट नहीं है इस करेंसी पे। तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे करेंसी का। लोग करेंसी के अलावा हर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, पर करेंसी की बात नहीं करेंगे। इसी करेंसी को बचाने के लिए बार बार सरकार कुछ ना कुछ करती है। तो गवर्नमेंट ने फिलहाल एक लॉन्च किया है, ZIG। ZIG, ये क्या है आपका? दिस इज आवर गोल्ड बैक्ड, दिस इज आवर गोल्ड बैक्ड करेंसी। ये गोल्ड बैक्ड करेंसी है, और इस करेंसी का मतलब बैकिंग गोल्ड से है, और इसको लोग प्रमोट कर रहे हैं। यहां तक कि ब्यूरोक्रेट्स भी क्या कर रहे हैं, लोगों को उठा उठा के जेल में बंद कर रहे हो, बोले भाई ये पैसा यूज करो। तो जिम्बाब्वे का जो पुराना करेंसी था, वो तो जिम्बाब्वे डॉलर, उसका पूरी तरह डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन होने का मतलब होता है कि उसका वैल्यू घट गया। तो अगर किसी भी चीज का वैल्यू घट जाएगा, तो लोग उसमें, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहेंगे। और यही देखने को मिला है जिम्बाब्वे में। ये छठी बार हो रहा है कि वो 15 साल में अपना करेंसी चेंज कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश की। तो करेंसी का जो क्राइसिस होता है, इज ब्रॉट ऑन बाय अ शार्प डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। मतलब वैल्यू कम होना चाहिए। वैल्यू किसके कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। दिस डिक्लाइन इन वैल्यू कैन निगेटिवली अफेक्ट एन इकोनॉमी। अगर मेरा करेंसी का वैल्यू ही खत्म हो गया, तो मेरा एक्सचेंज रेट खराब हो गया, मैं चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, और मेरी करेंसी बहुत अच्छे से दूसरे करेंसी को खरीद नहीं पाएगी। अगर मान लीजिए आज मेरा $1 का, मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई 80 रुपए मिल रहा है, 80 रुपए में $1 मिल रहा है, ऐसा मान लीजिए। कल को हम बोलें कि $1 इज इक्वल टू 800 रुपीज, तो स्वाभाविक सी बात है, मेरा सारा सिस्टम ही फेल हो गया।
Neither the people would be interested to have rupee, neither anyone would be interested to have any trade. ट्रेड खत्म हो चुका है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि अपने पैसे का वैल्यू बनाए रखें, और वैल्यू बनाने के पीछे बहुत सारा स्पेक्यूलेशन, इमोशन, सेंटिमेंट जुड़ा रहता है। कई बार हाइपर इन्फ्लेशन आने के कारण भी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपका करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वैल्यू इतनी खत्म हो जाती है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। अब अगर ट्रस्ट नहीं होता है, इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं शायद, अगर आज आप समझे, कहीं ना कहीं यही होगा कि लोग दूसरे चीज यूज करेंगे। तो लोग जिग को यूज नहीं कर रहे हैं जिम्बाब्वे में, वो क्या यूज कर रहे हैं, यूएस का डॉलर ढूंढ रहे हैं। अगर वो डॉलर ढूंढ रहे हैं तो डॉलर ही यूज करना चाहते हैं, डॉलर में कोशिश करें ट्रांजेक्शन करने का, तो जिग में कौन करेगा। बड़े बड़े एक्सचेंज ऑफिसेस खोल के लोग बैठ जाते हैं, डॉलर देने लगते हैं जिग के बदले में, उनकी भी कमाई हो रही है, डॉलर का रुतबा बढ़ रहा है। इसीलिए कई बार लोग परेशान होकर ऐसा काम करने लगते हैं कि अपनी करेंसी को ही बदल लें। तो यही यही कोशिश है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, हाउ सेंट एंड इमोशन ऑफ रेन वाटर कैन बी इंस्पायरिंग फॉर इनोवेटिव ब्रांड्स। ये बहुत बढ़िया टॉपिक हमें लगा। रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, समझिएगा, हम लोग ने थीम इसलिए बनाई है क्योंकि हम लोग नीश डेवलपमेंट चाहते हैं। नीश डेवलपमेंट अलग अलग एरिया के अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मेघालय की बात की जाए तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो पानी बरसता है, प्रिस्टीन ब्यूटी है उसकी, प्रिस्टीन पायस हो, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा बढ़िया पानी है। अब लोग क्या करते हैं, मेघालय में उसी का कुछ, मान लीजिए एक रेन वाटर का कुछ एक प्रोडक्ट बना दिया और उसको बॉटल में अपना बेच रहे हैं, वो अपना बॉटल में बेच रहे हैं। अच्छा, इसमें पीछे इंग्रेडिएंट में किसी ने पढ़ा तो लिखा हुआ था, इट हैज चेरापूंजी वाटर। चेरापूंजी से वाटर लिया गया है, इसमें कुछ ऐड किया गया लोकल लेवल पे। तो ये सोचिए, इतना बड़ा अब ये बन गया कि इसको चेरापूंजी जिन के नाम से जाना जाता है, और लोग इसको खरीदते हैं, चेरापूंजी जिन को। तो ये चेरापूंजी जिन को खरीदने के लिए लोग वहां मेघालय जा रहे हैं और वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि दे ट्राई टू हैव इट फ्रॉम देयर एंड दे वो ट्राई टू यूज इट। तो कोशिश हम लोग को यही करना है कि नीश डेवलपमेंट में कुछ अपने छोटी छोटी चीजें तैयार रखिए। जैसे हमें केस स्टडी में लिखने काम आ जाएगा, जैसे अत्तर है, अत्तर आप इत्र पढ़ते उसको अत्तर भी कहते हैं। ये वहां की मिट्टी से लोग बना रहे हैं, तो मिट्टी में खुशबू है, जो पानी गिर रहा है लगातार गिर रहा है, तो उसमें खुशबू है। और मिट्टी अत्तर को, इसको तो जीआई टैग भी मिल चुका है। तो एक कॉम्प्लेक्स डिस्टिलेशन प्रोसेस है टू मेक मिट्टी अतर दैट हैज रिसीव्ड जीआई और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो रेन वाटर के बाद से वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये आपका, जैसे आप सुने होंगे, टाउन ऑफ कन्नौज इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर मिट्टी अत्तर। ये मिट्टी अत्तर का जो जीआई टैग है ना, एक कन्नौज में मिला हुआ है। कन्नौज के उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे मिट्टी अत्तर मिलता है आपको। ये एक परफ्यूम है, या एक परफ्यूम या एक स्मेल हो सकता है। ये जैसे होता है रेन गिरती है मिट्टी पे तो एक महक सी आती, सौंधी सी, वही है ये चीज। तो कहीं ना कहीं इमोशंस ऑफ रेन एंड एक्सेट्रा थिंग्स लोग इस पे ब्रांड बना रहे हैं। तो मेघालय के लिए बहुत बड़ी ब्रांड बन सकता है चेरापूंजी जिन, अगर वो नीश प्रोडक्ट पे ध्यान दे और उसकी सेलेब्रिटी बढ़ जाए तो ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो शायद हम लोग याद रख सकते हैं। और बहुत सारी ब्रांड्स आ रही हैं जो इन नीश प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो आपने ऐसे भी सुना होगा, एक हमारे पास स्कीम भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये आखिर क्या करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट। अगर जीआई भी यहाँ मिल जाता है, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिल जाए कि ये चीज बस यही मिलेगी, तो इसका और बढ़ावा हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, आइए, व्हाट इज द करंट स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू द स्पाइस एक्सपोर्ट। स्पाइस एक्सपोर्ट्स का करंट स्टेटस क्या है, आपको कुछ चीजें बता दें, इकोनॉमिक पॉलिसी में हम इसको भी रखना चाह रहे हैं। अब मेरे स्पाइस की बातें कुछ आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से, महीनों से इथाइलिन ऑक्साइड के ऊपर काफी इल्जाम लग रहा है कि इथाइलिन ऑक्साइड हमारे मसालों में मिलाया जा रहा है। हालांकि बहुत ऑफिशियल लेवल पे और बहुत लोगों ने क्लियर किया दैट इंडिया डज नॉट ईटीओ एज अ पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड के तौर पे यूज नहीं होता है, पर स्टेरिलाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। और ये करना मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो मंडी में रखे जाते हैं, बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, ह्यूमन, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट कांटेक्ट बहुत हो सकता है। इसीलिए हम उसको स्टरीलाइज कर रहे हैं। स्टरीलाइज प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूं, या स्टरीलाइज करना चाहता हूं। 2023-24 की बात है, इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस 4.4 बिलियन डॉलर। 4.4 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है स्पाइस, नियरली 14 लाख टन, विच इज 12.3% हायर देन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब मैं, मेरा स्पाइस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। और भारत का टोटल स्पाइस प्रोडक्शन में जो शेयर है वो 70%। तो दो फैक्ट आपको मिले, एक फैक्ट है कि मेरा टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन 70% हिस्सेदारी है मेरे इसकी, स्पाइस की। और मेरा जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है वो लगभग 14 लाख टन या 4.4 बिलियन डॉलर का मैं सिर्फ स्पाइस भेज रहा हूं बाहर।
तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री हैं, बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने उनके गुर्दों में दर्द होता ही रहता है, तो सोचे कि क्यों ऐसा हो रहा है, भारत से सब लोग इतना क्यों मसाला खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं, हमारे यहाँ के खाएंगे खूब छोला भटूरा और जाके बोलेंगे कि दर्द हो गया पेट में। तो कंट्रीज अपने अपने हिसाब से अपना स्टैंडर्ड लगाती है। तो कंट्रीज जैसे ईयू में हो गई या फिर यूएस का हो गई, उनका अपना ईटीओ का स्टैंडर्ड है, मतलब इथाइलिन ऑक्साइड का, और उनका मैक्सिमम पेस्टिसाइड रेसिडुअल लेवल है अपना अपना, कि कितना पेस्टिसाइड यूज करने के बाद उसमें कितना रेसिड्यू रह जाना चाहिए। पर हमारी सरकार बहुत अच्छे से बात कर रही है इससे, कि भाई देखिए ऐसा है कि हम इसको पेस्टिसाइड के तौर पे यूज ही नहीं करते, तो आप बीच में इसको ला क्यों रहे हैं, हम तो स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अपना नॉर्म रिलैक्स कर दो ताकि हम अपनी चीजों को आराम से एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, दूसरी बात है कि डब्ल्यू और एफएओ ने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसका नाम हमने आपके सामने पहले भी रखा होगा, कोडेक्स। कोडेक्स स्टैंडर्ड। कोडेक्स स्टैंडर्ड ने आज तक ईटीओ के ऊपर कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, इनका भी तो काम था देने का। वाई कोडेक्स स्टैंडर्ड हैज नॉट गिवन एनीथिंग ऑन ईटीओ, आज तक क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो जब पहले ये अपना पैरामीटर दे दे, ये अपना स्टैंडर्ड दे दे, उसके बाद भारत अपना चीजों को वहां पे बढ़ाने में लगेगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एन ओवरव्यू ऑफ यूरोप्स एआई कन्वेंशन। देखिए एआई के कन्वेंशन बहुत हुए हैं, आपको कुछ नाम हम बता दें। एआई का कन्वेंशन एक यूके में हुआ था जिसका नाम था ब्लेचली। ब्लेचली। इसके बाद एक ऑलरेडी हिरोशिमा में हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत में भी हो चुका है, जिसको हम लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे पास ये सारे यूरोप के एआई कन्वेंशन या और कन्वेंशन हो चुके हैं। अभी क्या हुआ है, यूरोप का एक एआई कन्वेंशन हुआ है जिसमें कुछ चीजें यूरोप अपने लिए फाइनल कर रहा है। ये मई 17 को वहां पे फाइनल हो रहा है। आइए देखते क्या है। ऑल्दो कहा जाता है देर आर मेनी एथिकल गाइडलाइंस, सॉफ्ट लॉ टूल्स एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स enshrined in many documents, none of them are binding or are likely to result in a global treaty। अभी तक मेरे पास एक ग्लोबल ट्रीटी नहीं है। देर इज ऑल्सो नो ऑनगोइंग निगोसिएशन फ्रॉम एन एआई ट्रीटी एट द ग्लोबल लेवल एनीवेयर। अभी बस चल रही बातें चल रही हैं। इस बैकग्राउंड को देखते हुए समझिएगा कि काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या किया है, एक बहुत बड़ा कदम लिया बाय अडॉप्टिंग द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। इसी का नाम वो एआई कन्वेंशन ले रहे हैं मई 17 को। तो सीओई ने, सीओई क्या है, सीओई इज काउंसिल ऑफ यूरोप, जो बनती है 1949 में। ये बनती है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। इसमें 46 मेंबर हैं ऑफ यूरोप। दिस अग्रीमेंट दैट हैज कम अप, जिसको कहा जा रहा है एआई कन्वेंशन, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन कवरिंग एआई गवर्नेंस की बात की जाएगी। हर कन्वेंशन में यही होगा। इसका ह्यूमन राइट का क्या इंपैक्ट है, डेमोक्रेसी का क्या इंपैक्ट है, रेस्पॉन्सिबल यूज का क्या होगा, यही सब इसमें बात की जाएगी। और इसका सिग्नेचर अभी होना बाकी है, तो बस इसको अभी अडॉप्ट किया गया, सामने लाया जाएगा। अभी इसको ओपन किया जाएगा सितंबर 5 को फॉर सिग्नेचर। अगर इसका आर्टिकल 1 पढ़ेंगे आप, तो आर्टिकल 1 बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस एम्स टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर फुल्ली कंसिस्टेंट विद। अब देखिए कहानी है भाई, ह्यूमन राइट से कंसिस्टेंट होगा, डेमोक्रेसी से कंसिस्टेंट होगा, रूल ऑफ लॉ से कंसिस्टेंट होगा। सही बात है, ये तो हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं, इसमें रटने की जरूरत ही नहीं थी। आर्टिकल 3 इसका बोलेगा कि वो एक्टिविटीज विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कुछ रूल्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब हर पार्टी को इस कन्वेंशन के तहत रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ईच पार्टी शैल एड्रेस रिस्क एंड इंपैक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटीज विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ एआई, ताकि मैं इस पर्पस ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से काम कर सकूं। तो मान लीजिए कल को चैट जीपीटी है या ओपन एआई है, कुछ भी बनाती है, तो उसको ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इन तीनों को मद्देनजर रख के ही कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स या हो, पब्लिक अथॉरिटीज हो, सबको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एआई का रेगुलेशन इन सब पे आएगा। कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, आर्टिकल 3.2, 3.3, 3.4 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला है ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एंड नेशनल डिफेंस रेस्पेक्टिवली। एज अ रिजल्ट मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ एआई आर नॉट कवर्ड। मतलब आप मिलिट्री अगर यूज करते हैं एआई का, जो कि सरकार कर रही होगी, तो उसको एआई कन्वेंशन के तहत नहीं लाया जा रहा है। तो यहाँ मिलिट्री एप्लीकेशन किया जा सकता है, जो कि कंसर्न की बात हो सकती है। भाई आप मिलिट्री को छोड़ो, तो मिलिट्री तो आजकल इसराइल की मिलिट्री स्पाईवेयर बनाकर छोड़ दे रही है, तो ऐसा भी कुछ गलत चीजें हो सकती है। पर जनरल जो ऑब्लिगेशन इस कन्वेंशन में, इसका साफ मतलब है कि आपको ह्यूमन राइट्स बचानी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के साथ बिहेव करना है, और रूल ऑफ लॉ है। तो हम आपको अगर यहाँ पे ट्राइंगल बना दे तो गलत नहीं होगा बनाना। इफ आई मेक अ ट्राइंगल ओवर हियर, तो ये रिलेट होगा ह्यूमन राइट्स से, डेमोक्रेसी से और रूल ऑफ लॉ से। ये आपका इससे रिलेटेड होगा।
आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीसी स्टेप। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में एक दो चीज आपको हम बताना चाहेंगे। आपने दो कोर्ट सुना होगा इंटरनेशनल लेवल पे, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दोनों का काम अलग एक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यूट से आता है और ये 2002 में आएगा। 2002 में रोम स्टैट्यूट के द्वारा ये लाया जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो मेरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूएन के साथ साथ है, वो यूएन का पार्ट है। ये मेरा 2002 में एक रोम स्टैट्यूट से आ रहा है। इसका मुद्दा साफ है। ये चार मेन क्राइम पे वर्क करता है, जैसे क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। ये बिल्कुल इन चारों पे वर्क करता है। क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ अग्रेशन। अब जो कोर्ट है वो एक्सरसाइज कर सकती है जुरिस्डिक्शन आफ्टर 2002 एनी क्राइम दैट हैज हैपेंड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड और वॉर क्राइम और क्राइम ऑफ एग्रेशन। अब यहां पे हुआ क्या है, इजराइल और हमास दोनों के लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया और बोला कि भाई इन लोग को तो अरेस्ट करना ही चाहिए। अब आखिर ये लोग हैं कौन? ये लोग वो हैं जो शायद इस पूरे वॉर में परेशान कर रखे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके ऊपर इल्जाम है कि ये वॉर क्राइम्स करते हैं, दे आर डूइंग वॉर क्राइम्स एंड दे आर डूइंग क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और हो सकता है आगे चलकर जीनोसाइड का भी लगा दिया जाए, वो बड़ी बात नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस कोर्ट के अगर बारे में बात करें, ये वारंट तो जारी कर दिया पर इसके पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इसके पास भी नहीं है। तो चीजें जब इन्फोर्स नहीं हो पाएंगी तो फायदा ही क्या है? अब समझिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल ये भी आता है कहने का कि सर जो लोग आपके स्टैच्यूट को रेटिफाई नहीं किए हैं, आप उसको अपना पार्टी नहीं बना सकते। तो लोगों ने क्लेम किया कि इजराइल तो पार्टी नहीं है इस रोम स्टैच्यूट का, तो आप उसको कैसे फंसा रहे हो इसमें? पर इसका जवाब इसमें है कि आईसीसी ने पहले भी, जैसे बांग्लादेश और म्यांमार का एक केस था, उस समय भी आईसीसी ने बोला था कि म्यांमार इज नॉट अ स्टेट पार्टी बट द कोर्ट हैज jurisdiction by virtue of particular crimes committed on the territory of a state party। तो मतलब म्यांमार का कुछ अगर कोई लोग है जो कि जाकर बांग्लादेश जो कि स्टेट पार्टी है वहां पे जाकर अगर कुछ कर रहा है तो हम उसको फिर भी अपने एम्बिट में रखेंगे। तो म्यांमार मेरे एम्बिट में आ गया। एक व्लादिमीर पुतिन साहब के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ। बोला गया रशिया तो इसके पार्टी नहीं, आप कैसे कर रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू आईसीसी स्टैट्यूट द कोर्ट हैज jurisdiction ओवर क्राइम्स कमिटेड इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट पार्टी और अ स्टेट विच हैज एक्सेप्टेड jurisdiction, जैसे यूक्रेन है। तो आप यूक्रेन ने तो भैया आपका लिया है, स्टेटस को एक्सेप्ट किया है। रशिया ने भले ही ना किया पर यूक्रेन ने तो किया है। और अगर यूक्रेन ने किया है, आप रशिया अगर यूक्रेन में इन्वेट कर रहा है, इस टेरिटरी को खराब कर रहा है, तो आपके ऊपर भी चार्ज लग सकता है। इंडिया ने, याद रखिएगा, इंडिया हैज नॉट साइंड दिस रोम स्टैच्यूट। हम इसके पार्ट नहीं हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भारत मेंबर नहीं बना। रीजन साफ है, हम अपने यहाँ इंटरफेरेंस बाहर के कोर्ट के सिस्टम का नहीं चाहते। वो भी ऐसे केस जहां पे वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात हो, क्राइम की बात हो, जो हम नहीं चाहते। हमारे पास हमारा क्रिमिनल सिस्टम है जो बहुत पावरफुल है, जिसके हिसाब से हम चलते हैं। पर इसका कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कोई भी ऐसा इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है। तो एक बड़ी बात है कि इन लोगों के खिलाफ वारंट जारी हुआ। तो एक मॉरल टर्पिट्यूड है, एक प्रेशर है इन लोगों के ऊपर कि भाई अब वॉर बंद करो, बहुत समय हो चुका है। अब देखते हैं ये कब तक बंद करते हैं। अ डोर टू अ हाउसिंग स्कीम ट्राइबल्स फाइंड हार्ड टू ओपन। वल्नरेबल सेक्शन का मेरा थीम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, इसको बहुत आराम से सुनिएगा। वल्नरेबल सेक्शन है, कल हमने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, मतलब आउट ऑफ ऑल द ट्राइबल ग्रुप्स एक चंक ऐसा भी होता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेडेंटरी लाइफ जीता है, बहुत चीजें उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये 75 ऐसे ट्राइब हैं जो कि पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। समझ गए आप लोग? तो मतलब एकदम आइसोलेटेड लाइफ है ना, एकदम अलग से रह रहे हैं, अलूफ से रह रहे हैं, जुड़ना नहीं चाह पा रहे हैं, इन तक एक्सेस नहीं पहुंच पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बाकी का अगर टोटल में ट्राइबल पॉपुलेशन देखता हूं तो भारत का 8.1% के आसपास टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है। पर मेरे सिर्फ 75 ही जो ट्राइब हैं वो मार्क्ड है 75। हमने आपको ये भी बताया था उड़ीसा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स जो पीवीटीजी हैं वो उड़ीसा से है। अब एक स्कीम आती है, उस स्कीम का नाम है, सॉरी, एक स्कीम आती है, इसका नाम है पीएम पीएम जन मन। पीएम जनमन। अगर आप पीएम जनमन को देखेंगे तो प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान है ये। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान महाअभियान। इसको लॉन्च किया गया था 24,000 करोड़ के बजट के साथ 2023 में।
कि हम लोगों तक पहुंचेंगे, और हम पहुंचेंगे कहां तक, आपके पीवीटीजीज तक। मतलब हम लोग जो बहुत सारे, मेरे पास 75 आइडेंटिफाइड पीवीटीजीज हैं अक्रॉस द स्टेट्स, हम वहां तक पहुंचेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि पीएम जनमान के तहत उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाए। इसमें क्या क्या होगा, इनमें सेफ हाउसिंग होगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होगा, सैनिटेशन होगा, तो बहुत सारा इन्विटेशन सॉरी इंटरवेंशन हम इसमें करने वाले थे। हाउसिंग स्कीम के लिए डीबीटी की भी बात थी, मतलब हम लोग सोचे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके पैसा तक पहुंचा देंगे। अब अगर आप ये सब समझ चुके हैं तो हम आपको एक जगह लेकर चलना चाहते हैं, आइए समझिएगा कुछ बातों को यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे, लेट मी टेक अ पेज दैट इज एम्प्टी फॉर अस, एक मिनट दीजिएगा बस। मान लीजिए हम ये कोने पे लिखने की कोशिश करते हैं इसको मिटाने के बाद, देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी स्कीम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, वो आया मोबाइल का, कनेक्टिविटी का। भाई पीवीटीजी कब से मोबाइल यूज करेंगे, और कर भी रहेंगे तो क्या पता कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं। आपने क्या किया, सारा प्रोग्राम को ऐप के थ्रू बना दिया, ऐप के थ्रू। अब जो लोग इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं ना, करना जानते हैं, वो कैसे करें। दूसरा, आपने अकाउंट की बात कर दी कि मैं डीबीटी करूंगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करूंगा अकाउंट में। अरे उनका अकाउंट है ही नहीं, वो अभी तक इंक्लूसिव नहीं हो पाए इकोनॉमिकली, तो आप कहां से कर देंगे। तीसरा, मेरे पास डेटा का इतना बड़ा क्राइसिस है कि मुझे अभी तक पता ही नहीं कि कितने आखिर पॉपुलेशन है जो कि पीवीटीजी हैं। कुछ आंकड़ों के हिसाब से कहा जाता है कि लगभग 14.6 लाख हाउस होल्ड्स हैं जिनको हम मदद करेंगे, पर ये कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। और ये कितने ज्यादा हैं, कितने कम है, ये भी नहीं पता। इनका कोई अलग से ऐसा कोई सेंसस भी अलग से नहीं हुआ, कोई ऐसी अलग से अकाउंटिंग भी इनकी नहीं हुई है। तो कहा गया कि जिनके पास जॉब कार्ड है, हम लोग उनको देने की कोशिश करेंगे। अब पता चला जॉब कार्ड का मिसमैच हमारे यहाँ बहुत है। आप अपने यहाँ जिसका जॉब कार्ड बता रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जिसके पास नहीं है वो एग्जिस्ट करता है, उसको आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। ये सारी प्रॉब्लम ने, आपका स्कीम जो 24,000 करोड़ का है वो खुल नहीं पा रहा है। तो आपके पास तीन ऑप्शन दे रहे हैं आप बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। अब इसमें से क्या कोई चुनेगा, अभी किसी को कुछ पता ही नहीं कैसे मैं चुनूं। तो आपके पास अभी कम ऑप्शन है, और कम ऑप्शन के साथ साथ आपके पास अभी ना डेटा है, ना इंक्लूसिविटी है, और आप अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें अभी वहां करना चाहते हैं तो अभी हो भी नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत बना हुआ है। तो इन लोग को पहले वी नीड टू रीच आउट टू देम विद सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स ट्रांसफर जो कि फॉर्मल हो। उसके बाद आप वर्चुअल कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, पर अभी सब कुछ आपको फॉर्मल करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मुझे लोकल लोगों की मदद चाहिए। आई नीड द ग्राम पंचायत, द मे बी द ग्राम सभास एक्सेट्रा दैट कैन हेल्प मी आउट हियर। एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरवेंशन बताया जा रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। वाकई में पोस्ट ऑफिसेस तो हमारी बहुत जगह होती है, तो अगर मैं इनको रोप इन कर लूं, जिनको अभी तक नहीं किया गया है, अगर आप इनको रोप इन कर लेते हैं तो शायद एक बहुत अच्छा कवरेज मिल जाएगा, बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ये इस पूरे आर्टिकल का एक छोटा सा कहानी था जो हमने आपके सामने पेश किया एक सरल भाषा में। तो कोशिश करिएगा। जनमान वैसे बहुत अच्छा हो सकता है, पर ये तभी अच्छा होगा जब आप इसमें मोबाइल, अकाउंट, डेटा, सेंसस और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐसा सिंक्रोनाइज करिए कि इन लोगों की मदद हो सके। तो आज के पेपर में हमें इतना ही पढ़ने मिला और कुछ ऐसा खास था नहीं। मई 28 से हमारा एक नया बैच चालू हो रहा है, मिशन आईएएस बैच। आप जुड़ सकते हैं 2026 के लिए। सीएमसी कोड है, याद रखिएगा। 1 रुपए में आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल रहा है 2024 का। जुड़ जाइए, साथ में आपको फायदा मिलेगा। और अगर डर है सी सैट का तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। रिकॉर्डेड लेक्चर है 1999 में। सीएमसी कोड लगाइए और ये ले जाइए। प्लस यूआईए पीएमटी आपका हो रहा है, टेस्ट डेट आपका 29 में है, 2 जून है। आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट टाइमिंग 9:30 बजे और 2:30 बजे है, आप इसको भी देख सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और याद रखिएगा, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे बोर्ड पे आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।